नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का जीतू पटवारी के ट्वीट पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी क्या कहती है इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं समझते हैं। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि हरियाणा ने सबको पीछे छोड़ते हुए विकास को चुना है और ये अब सभी के सामने है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ की सड़क परियोजनाओं पर स्वीकृति की मुहर लग गई है। गौ हत्या बंद करवाएंगे और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। देखिए, जहां तक भारत सरकार का बात है, एक तो धर्मगुरु शंकराचार्य जी का, परम पूज्य शंकराचार्य जी की किसी बातों पर टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है, परंतु मैं जहां तक कहूंगा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विरासतों के संरक्षण के लिए लगातार काम हो रहा है और पूरी गंभीरता से भारत सरकार काम कर रही है। कांग्रेस जी ने कहा कि 137 साहू समाज के लोगों को ऐसे धाराओं में आरोपी बनाया गया जिसमें आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा हो सकती है। तो क्या सरकार साहू समाज के इतने लोगों को फांसी पे चढ़ाना चाह रही है? इस तरह का बयान दिया। देखिए, दुर्भाग्यजनक घटना पर इस प्रकार से राजनीति करना उचित नहीं है। सरकार ने सख्त से सख्त कार्यवाही इस मामले में की है। जांच का भी निर्णय सरकार ने किया है और जांच में जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सरकार कार्यवाही करेगी। सरकार ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है, त्वरित रूप से कठोर कार्यवाहियां की है और जांच भी संस्थित की है सरकार ने। तो जांच के आधार पर किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये पूरी तरह से स्पष्ट है। दोषी कितना से बड़ा कोई व्यक्ति होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार कठोर कार्यवाही करेगी, ये मैं प्रदेश की जनता को सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ। एक पर्टिकुलर समाज के एंगल से इस तरह का बयान देना कैसे? मैंने वही कहा कि भूपेश बघेल जी इस घटना पर राजनीति करना बंद करें और सरकार ने पूरी मुस्तैदी से इस मामले में कार्यवाही की है। छत्तीसगढ़ में इस तरह की राजनीति करना वो बंद करें और कांग्रेस की कार्यवाहियों को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो किन उद्देश्यों से ये सब बातें कह रहे हैं। ये अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज ये भी कह रहे हैं कि किस तरह से रहेंगे सर, और कब तक ये पूरा भी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में? कल देश के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने लगभग 900 करोड़ के 8 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की है। 4 जुलाई को सीआरएफ के तहत सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत 4 जुलाई को हम लोगों ने 13 सड़कों का लगभग 1300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया था। बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने उस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए नितिन गडकरी साहब से बात की थी और अभी 30 सितंबर को बैठक हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात के बाद हमने 8 सड़कों का 9 सितंबर को 8 सड़कों के लगभग 900 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। 30 सितंबर की बैठक में माननीय नितिन गडकरी जी ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी थी उन 8 सड़कों की और कल उस पर उनका अनुमोदन हुआ है और ये 8 सड़कें मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि वो कौन सी 8 सड़कें हैं। नांदघाट मुंगेली की सड़क 39 किलोमीटर 120 करोड़ रुपए का। बेमेतरा नवागढ़ मुंगेली 43 किलोमीटर 126 करोड़ रुपए का। राजनांदगांव डोंगरगांव चौकी मोहला मानपुर रोड
96 किलोमीटर 290 करोड़ रुपए का, और बाग बहार कोतबा रोड 2 लेन सड़क 13.50 किलोमीटर 40 करोड़ रुपए, और इसी तरह से सिरगिट्टी सरवानी पासीद अमलडीहा बरतोरी दगोरी रोड 32 किलोमीटर 85 करोड़ रुपए, और लुड़ेग टेकपारा लावाकेरा रोड 41 किलोमीटर 118 करोड़ रुपए। इसी तरह से अपग्रेडेशन और बीटी स्ट्रेंथनिंग रोड जसपुर कुसमी रोड 28 किलोमीटर 35 करोड़ रुपए का, और राजनांदगांव कवर्धा पौड़ी रोड 30 किलोमीटर 90 करोड़। इस तरह से 907 करोड़ के ये प्रोजेक्ट थे, जिसमें लगभग 900 करोड़ रुपए की स्वीकृति माननीय नितिन गडकरी जी ने प्रदान की है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार का ये लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी, सड़क एवं परिवहन मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के पहल पर छत्तीसगढ़ की जनता को ये लगभग 900 करोड़ रुपए के 8 सड़कों का उपहार नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मिला है। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नहीं कर पा रहे, यात्रा के बाद जल्दी सूची जारी होगी, ऐसा इनका कहना है। देखिए, कांग्रेस के हालात क्या है ये सबके सामने है। किस प्रकार से आपस में झगड़े हो रहे हैं, किस प्रकार से आज दुर्दशा हो रखी है कांग्रेस का, किस प्रकार से नेतृत्व को लेकर झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम चल रहा है। तो ये कांग्रेस में चल रहा है और प्रदेश की जनता मजा ले रही है। ये शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद तक पहुंच प्रतिबंधित दक्षिण बस्तर में खोला जाएगा, तो एक विकास का क्या नया पैमाना और अंदर तक घुसेगी सरकार? देखिए, सरकार ने बार बार अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि हम बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में लगातार इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के नौजवान लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ जिस तेज गति से काम कर रहा है, जिस प्रकार से कार्यवाहियां हो रही है, हमारे सुरक्षा बल के नौजवान पूरी मुस्तैदी से इस दिशा में काम कर रहे हैं। और कल जो दिल्ली में बैठक हुई है, ये बताता है कि सरकार कितनी गंभीर है, कितनी गंभीरता से इस विषय को ले रही है। 29 नए कैंप खोलने का जो निर्णय हुआ है, निश्चित रूप से ये बस्तर की तरक्की और विकास के लिए आवश्यक है, जिस दिशा में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आगे बढ़कर काम कर रही है। और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का पूरा मार्गदर्शन और सहयोग इस काम में हमको मिल रहा है। ये कांग्रेस लगातार एक साथ आगे बढ़ने की बात कर रही है, चुनाव समय पर होगा क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार बोल चुका हूं कि हमारी सरकार की तैयारी है और हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग भी हमने बना दिया है। दोनों चुनाव एक साथ करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट सबमिट हो गई है, उस पर विचार करके निर्णय करेंगे। और सरकार की ओर से पूरी तैयारी है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। ये शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद लिया है सर, उसमें 29 क्योंकि कांग्रेस निशाना भी साथ है। अभी मुझे लगता है कि थोड़े समय में और परिणाम में अंतर आएगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होगा। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जिस प्रकार से अभी रुझान दिख रहे हैं, यह स्पष्ट है कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और
जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे मतगणना बढ़ेगी वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन और अच्छा होगा। सर, हरियाणा में क्या फैक्टर ऐसा रहा? हवा तो ऐसे लग रही थी कि बिल्कुल बीजेपी की सरकार जा रही है। देखिए, जो 10 सालों में हरियाणा की दशा और दिशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने बदली है और हरियाणा की जनता ने उसी पर मुहर लगाकर तीसरी बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने का निर्णय किया है। तो निश्चित रूप से जो विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है उसी का परिणाम हरियाणा में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी मीडिया प्रभारी दाऊ अनुराग अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने के श्रीवास्तव को लेकर भूपेश बघेल पर निशाना साधा। अग्रवाल ने कहा कि ठगी के आरोप में भगौड़े के श्रीवास्तव के साथ भूपेश बघेल के क्या रिश्ते हैं, इस पर उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। के श्रीवास्तव जिसे सरकार ने भगोड़ा घोषित करके 10,000 रुपए का इनाम रखा है, भूपेश बघेल जी से उनके क्या रिश्ते हैं, भूपेश बघेल जी को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को यह जानने का अधिकार है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में लगातार भूपेश बघेल जी का उनके घर आना जाना था। के श्रीवास्तव जी के भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल में लोगों से बड़े नजदीकी रिश्ते थे। के श्रीवास्तव द्वारा भूपेश बघेल के कार्यकाल में 5 ईडब्ल्यूओ खाते में लगभग 300 करोड़ से ऊपर का लेन देन होता रहा और ये सरकार चुप बैठी रही। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि भूपेश बघेल ने उनको एक प्रश्रय क्यों दे रखा था और उनसे उनके क्या रिश्ते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के कार्यकाल में उनकी उप सचिव सौम्या चौरसिया पे बड़े आरोप लगे, आज वो जेल पे हैं। रानू साहू जिनके खिलाफ उनके ही मंत्री जयसी अग्रवाल आरोप लगाते रहे, लेकिन भूपेश बघेल ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बड़ा जिला देकर उपकृत किया। भूपेश बघेल को स्पष्ट करना चाहिए कि जेल में जाकर पेड़ घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी से मिलकर क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किसे न्याय दिलाना चाहते हैं। भूपेश बघेल को इन सारे अपराधी लोगों से अपने रिश्ते स्पष्ट करने चाहिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी नतीजों को लेकर कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू का बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित आ रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा उम्मीद करते थे कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में भी बनने जा रही है। दोनों राज्यों में लोगों का जो रुझान था वो पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो ठीक रहा। हरियाणा अप्रत्याशित है पूरी तरह से, जहां पर सारे लोग नाराज थे सरकार से, सारे किसान वर्ग नाराज रहे, सब हमारे अग्निवीर जवान लोग, युवा लोग बहुत ज्यादा नाराज रहे सरकार से। इसी तरह से पहलवान का भी इशू था वहां पर, महिलाओं के साथ, महिला पहलवानों के साथ जिस तरह से उनको न्याय नहीं मिला उस सरकार में, इसको लेकर के कुल मिलाकर के और हमारी जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो बहुत जबरदस्त हरियाणा के विकास के लिए मैनिफेस्टो जारी किया गया था सारे वर्गों के लिए, और इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद थी। ये सभी दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो 10 साल से थी उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी और हमारे कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो इतना अच्छा मैनिफेस्टो था कि उससे हरियाणा का निश्चित तौर पर काफी बड़ा वहां के हर वर्ग के लोगों को एक उससे फायदा मिला होता, चाहे वो महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम था, चाहे किसानों के लिए जो बातें थी एमएसपी के साथ साथ उसके जो कर्ज माफी का है, अन्य बहुत सारे इशू थे और उसको लेकर के व्यापक जन समर्थन मिल रहा था। लेकिन ये कतई नहीं सोचा था कि इस तरह से चुनाव परिणाम आएंगे। वहां तो ये उम्मीद कर रहे थे कि एक तरफा कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, जो संभव नहीं हुआ। अभी जनादेश है, जनादेश को स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी भी की मांग के लिए संघर्ष का पैटर्न बदल दिया है। बैठक कर ग्रामीणों ने अब मांगे नहीं माने जाने पर राशन नहीं लेने का फैसला लिया है। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि अधूरी स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था का भी बायकॉट करने का फैसला ले लिया है। जानकारी मिल रही कि बुधवार को प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिलेगा, उसके बाद ही ग्रामीण अपने फैसले पर अमल करना शुरू कर देंगे।
राशन लेबा इसलिए मना करत हन कि सरकार जब हम लोग चावल चला दे दे थे और राजापुरा क्षेत्र में कुछ नहीं है, न स्कूल के साधन नहीं है, न पुल पुलिया के साधन नहीं है, न कोई हॉस्पिटल के साधन नहीं है, इसलिए राशन लेल भी बंद करत हन। जब लड़का मन 5वीं 6वीं 7वीं पढ़ते वो लड़का ते कुछ बनारा में ABCD तो कोई नहीं लड़का बता नहीं पाते, बस स्कूल में जाते खाना खाते घर आते। अब पुल पुलिया भी रोड में भी तो बिल्कुल नहीं बने। कई लोग तो ऐसे भी है कि डिलीवरी पेशेंट की कई कीड़ा मकोड़ा कई ठक में से खत्म भी हो जाते, तो सरकार हमारे का सुनाई करत है, बस चावल दे की थोड़ी नहीं करत है। इसलिए राशन भी जब्त करत है। बिजली के भी समस्या है, पानी के समस्या है, खोज का डबरा ले पानी लान के पियत हन खात हन। हॉस्पिटल नहीं है, न स्कूल के ठिकाना नहीं है, इसलिए सब लोग हमारे राशन ला जब्त करत है। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र राजापुरा क्षेत्र के लगभग वहां पे 50 गांव से ज्यादा पाराटोला को मिलाकर के वहां पे मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं को लेकर के आवश्यक बैठक रखी गई थी। पूर्व में हम लोगों ने एक बार ज्ञापन नहीं कईयों बार हम लोग ज्ञापन दिए। उस ज्ञापन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली को लेकर के हम लोग ज्ञापन दिए हुए थे। आज शिक्षकों की व्यापक कमी है, क्षेत्र में बिजली नहीं लगी है, क्षेत्र के नदी नालों में पुल पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है ये सारे कार्य स्वीकृत हो गया, उसके बाद भी ध्यान नहीं दे रही है। इसी को लेकर के हम लोग बैठे हुए थे। इस बैठक में बहुत कठोर निर्णय हुआ है कि अगर स्कूलों में शिक्षक की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो निश्चित तौर पे आने वाले सप्ताह में हम लोग तालाबंदी करेंगे। ये सर्वसम्मति से सभी का निर्णय है। क्षेत्र के सियान है, युवा हैं और जितने छात्र छात्राएं हैं सभी में आक्रोश है कि हम शिक्षकों की व्यवस्था को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं, उसके बाद भी शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की जा रही। इन मांगों को लेकर के लगातार हम लोग आंदोलन भी कर चुके हैं, उसके बाद भी ध्यान नहीं देगी। तो इस मामले को लेकर के हम लोग तालाबंदी करने का निर्णय लिए हैं। उसके बाद भी ध्यान नहीं देगी तो उप स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शोभा में है, वहां पे तालाबंदी की जाएगी। उसके बाद जो है राशन लेना बंद कर देंगे, ऐसा बैठक में चर्चा हुआ है। क्योंकि कहना यह है सियानों का कि और वहां पे क्षेत्रवासियों का कि सरकार कहीं ना कहीं हमको राशन देकर के लुभावना कर रही है, तो हम लोग सरकार से राशन लेना बंद कर देंगे। ये निर्णय वहां पे हुआ है। उसके बाद भी शासन प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगी तो निश्चित तौर पर सभी क्षेत्रवासियों का निर्णय है कि आने वाले दिनों में 21 अक्टूबर को हम लोग कहीं कहीं अनिश्चितकालीन के लिए हम बाध्य होंगे। हमारा कोई शौक नहीं है, न कोई हम लोग कोई रणनीति नहीं बना है कि हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग मजबूरीवश हम लोग रास्ते में बैठ जाएंगे, चक्का जाम करने के लिए मजबूर होंगे। ये निर्णय सर्वसम्मति से क्षेत्रवासी लिए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राज्य में पिछले 9 महीनों के दौरान हुए विकास कार्यों की जानकारी ली और कृषि, कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रमुख पहलों को रेखांकित किया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में हाल ही में हुए सफल नक्सल ऑपरेशन की जानकारी प्रधानमंत्री से शेयर की है। प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन की सफलता पर सुरक्षा बलों के साहस की सराहना की। मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 लाख आवास स्वीकृत किए जाने पर नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। जांजगीर जिले के ग्राम पंचायत किरारी में गांव में ही युगल किशोर कश्यप और संतोष कश्यप के द्वारा सरपंच के घर पर आकर 10 लाख रुपए की मांग करने लगे, जिसके बाद सरपंच ने पैसे देने से इनकार किया तो दोनों युवक आवेश में आकर धमकी देने लगे। सरपंच पर पंचायत के कार्यों में घपला किए जाने के आरोप लगाने लगे, साथ ही जान से मारने की धमकी देने लगे। वहीं इस मामले को लेकर सरपंच और ग्रामीण कलेक्टर और एसपी कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंचे और युगल किशोर और संतोष कश्यप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इससे किसी भी प्रकार की घटना न घटे। राजेंद्र कुमार साहू, उप सरपंच ग्राम पंचायत किरारी। गांव के युगल किशोर कश्यप सरपंच महोदय बताई से कि कल एक 7 बजे गरी से और जाके ओकर साथ में एक लड़का और से तो जाके ओकर पास 10 लाख रुपया के मांग करत रही से और ओकर घर में गाली गलौज करे है। ये सब सारा बात ला पंचायत में आके सरपंच महोदय बताई से तो जेकर बिना मतलब के कोई भी आदमी ला परेशान करना उचित न है, तो ओकर नाम से हम कलेक्टर महोदय के पास आ रहे हैं। कलेक्टर महोदय पूर्ण आश्वासन दी से ओकर ऊपर कार्रवाई की जाही करके ओकर बाद हम माननीय एसपी महोदय के पास भी आए हैं। तो महोदय जी भी बोली से कि आप लोग निश्चिंत रहिए, इसके पीछे कार्रवाई इन लोग के पीछे गाली गलौज कर रहे हैं और
जबरन की पैसे की मांग कर रहे हैं, इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। और जातिगत गाली दिए हैं, इसलिए इसके और जान से मारने की धमकी भी दिए हैं, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई कड़ी से कड़ी हम लोग चाहते हैं। क्या में एक बार पूर्व में समझौता हुआ था, लेकिन उन लोग जबरन की गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो दोबारा इसलिए सरपंच को यहाँ दोबारा कलेक्टर साहब के पास और एसपी साहब के पास आना पड़ा। अशोक कुमार कश्यप जी किरारी के पंच में है, और हमारे सरपंच महोदय से युगल किशोर कश्यप और संतोष कश्यप 10 लाख रुपया के मांग करत है। एक जानकारी हम अकलथरा थाना में दे रहे हैं, आपस में समझौता करवाई से, ओकर बावजूद फिर दोबारा से परेशान करते हैं। कलेक्टर घर में जाके मारपीट करते से, तो हम 30-40 जगहों के कलेक्टर ऑफिस आए हैं। कलेक्टर साहब हमारे एसपी ऑफिस भेजी से, एसपी ऑफिस में एसपी साहब हमारे बात ला सुनी से कार्रवाई करबो कही से। और एससी वर्ग के महिला सरपंच बन गए, विधवा एला माँ बहन के गाली देते, जातिगत गाली देते, तो हमन कार्रवाई चाहत हन। अगर कार्रवाई नहीं होही तो हमन NH49 में हड़ताल करबो। हम किरारी ले आए हैं, हमारे परेशानी है तो आए हैं। आके मन की बोला थे पैसा दे, वो दे, काम नहीं करा थे, जैसे है कहीं के घोटाला करा थे, पंचायत ला कहीं के बोला थे, तेकर से तर हम आए हैं। संतोष और नीलू काल सुबह 7 बजे गए रही है, अब बोलत रही है चोला राम चिल्लाई, तब मैं बोले नहीं है चोला राम सो है का बारे का काम है तेला बता कहीं, तो कहते ओकरे से काम है, तो मोला बता ना ऐसे कहीं, तो मोला कहा थे 10 लाख पैसा दे कहा थे, तो 10 लाख मैं तो लगा के दी हाँ तेला बता, तो मैं हाँ केस करे हाँ, तो 10 लाख देवे तो केस वापस ली हाँ ऐसे कही, तो मैं कथा का बतौला 10 लाख दी हाँ तेला बता ऐसे कहीं, तो 10 लाख नहीं देवे तो मार पीटब, झगड़ा लड़ाई, दाई महतारी बकीस गाली गिला दी, तहाँ धरा बजनी हो गई, तहाँ मोर बेटा आगे, मोर बेटो ला बोलिस कि कैसे नहीं देवे ऐसे कह के, और का कर लिहा तुमन घसिया गड़वा मन हमार काय उखाड़ लिहा कह के बोलिस सेवाए शिकायत करे करवा दी चाहत। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने डीएफओ कार्यालय का घेराव किया। घेराव के दौरान रायपुर डीएफओ कार्यवाहक के बारे में उचित जवाब देने से भी बचते रहे। विकास उपाध्याय ने बताया कि लकड़ी परिवहन में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें फॉरेस्ट विभाग की ओर से शासन की मिलीभगत से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में अवैध लकड़ी का परिवहन किया जा रहा, जो कि गोला लट्टा लकड़ी उड़ीसा में बैन है। गोला लकड़ी कैसे छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर पहुंच जा रहा, छत्तीसगढ़ बॉर्डर में बैरियर होता है। उत्तर प्रदेश के कुंभ में करोड़ रुपए की लकड़ी सप्लाई का बड़ा मामला सामने में आया है, जिसमें ओडिशा से परिवहन करके उस लकड़ी को छत्तीसगढ़ के रोड के माध्यम से यहाँ कट कर उसको उत्तर प्रदेश भेजा जाता है। बड़े दुविधा की बात यह है कि ओडिशा में जो लकड़ी जो गोला कटना प्रतिबंध है वो वहां से परिवहन होकर छत्तीसगढ़ में कैसे आ गया। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर जहां फॉरेस्ट का बैरियर होता है, उस बैरियर में जिन्होंने ट्रक को रोक कर बिल्टी चेक की होगी तो बिल्टी में लकड़ी चिरान में बताई गई है, लेकिन गोलानुमा लकड़ी उस ट्रक में थी। एक आरा मिल से वो लकड़ी गोला जब्त होता है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओडिशा में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। बड़ी मिली भगत करके, क्योंकि बड़ा काम है, बड़ी मिली भगत करके एक बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ और मैं समझता हूँ इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। डीएफओ साहब से भी हम लोग मिलकर गए हैं और वो भी बात को लिपापोती कर रहे हैं। 1 घंटा उनका घेराव किया है, उसके बाद कुछ ही लिखित में देने की बात कही है। जितना प्रकरण उन्होंने दर्ज किया, क्या पीआरओ किया, उसकी कार्रवाई अभी तक कहाँ पेंडिंग है, क्यों जो आरा मिल जहाँ से मिला उसके ऊपर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई, अभी ये जानकारी अभी इसको प्रोसेस में है। कहते हैं 19 दिन 18 दिन हो गए, लेकिन अभी भी ये प्रोसेस की बात करते हैं। मैं समझता हूँ इसको लिपापोती करने का काम किया जा रहा है और कोई बड़ा दबाव इन सब लोगों को, विभाग को है, जिसकी वजह से इसको रोक रहे हैं। गोला जा रहा है तो उड़ीसा में भी बहने आपके यहाँ आ रहा है, वो भी एक बड़ी, हम इसमें छोड़ने वाले नहीं, हम उड़ीसा भी जाएंगे। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।